जय हिंद स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द डिफेंस वॉरियर पर। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं ज्योग्राफी लेक्चर नंबर 1 यूनिवर्स लेटीट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, जो कि हमारा एनडीए 2024 के लिए एक न्यू बैच स्टार्ट हुआ है। इसमें हम ज्योग्राफी पढ़ेंगे और ये हमारा एक फास्ट ट्रैक बैच है जो कि बहुत जल्दी आपका सिलेबस कवर कराएगा। सो चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें। इसी के साथ हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। टुडेस टारगेट में हम देखें कि आज का हमारा टारगेट क्या है। तो हमने देखा कि लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड इन सबको आज हमें पढ़ना है। तो ज्योग्राफी 3 चीज़ों से मिलकर बनती है। फर्स्ट है लिथोस्फीयर, सेकेंड है हाइड्रोस्फीयर एंड थर्ड है एटमॉस्फेयर। इन तीनों से मिलकर फिजिकल ज्योग्राफी बनती है और तीनों से जो मिलकर जिसमें तीनों चीज़ प्रेजेंट है, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर, उससे मिलकर बनता है बायोस्फीयर। इसी को हम आगे कंटिन्यू करते हैं। तो बेसिकली जो हमारा सब्जेक्ट है जियोग्राफी, इसका वेटेज भी बहुत ज़्यादा रहता है एनडीए एग्ज़ाम में और दूसरे एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है। तो हम एनडीए को टारगेट कर रहे हैं। सो स्टार्ट करते हैं। तो ज्योग्राफी है उसको 2 भागों में बांटा है। पहले तो फिजिकल ज्योग्राफी एंड इंडियन ज्योग्राफी, और जो फिजिकल ज्योग्राफी है उसको फिर 3 भागों में बांटा है, जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी एंड ओशियनोग्राफी। और इन्हीं को हम डीप एंड डिटेल में स्टडी करेंगे आगे। सो हम इसमें जानेंगे सिलेबस के बारे में कि जो जियोमॉर्फोलॉजी होता है उसके अंदर कौन कौन से टॉपिक रहते हैं। तो जियोमॉर्फोलॉजी के अंदर टॉपिक है यूनिवर्स, लेटीट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, इंटीरियर ऑफ द अर्थ, फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्टिनेंट, प्लेट टेक्टोनिज्म, जियोमॉर्फिक प्रोसेस, एंडोजेनिक एंड एक्सोजेनिक, अर्थक्विक, सुनामी, वोल्केनिज्म, ये सब थे टॉपिक के अंदर वाले सब टॉपिक। अब हम जानेंगे क्लाइमेटोलॉजी। क्लाइमेटोलॉजी के अंदर कौन कौन से टॉपिक हैं। कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर, स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर, यानी कि स्ट्रक्चर में कैसा बना है हमारा एटमॉस्फेयर, इंसोलेशन एंड हीट बजट, टेम्परेचर जानेंगे, एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन एंड प्रेशर बेल्ट्स, विंड्स, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी विंड, क्लाउड्स एंड रेनफॉल, साइक्लोन्स के बारे में भी हम जानेंगे। उसके बाद आता है ओशियनोग्राफी, यानी कि स्टडी ऑफ ओशियन, समुद्र की स्टडी को कहते हैं। तो इम्पोर्टेंस ऑफ ओशियन के बारे में जानेंगे, वाटर इंडेक्स या फिर वाटर साइकिल के बारे में जानेंगे, डीप सी प्लेन के बारे में जानेंगे, ओशियन टेम्परेचर, ओशियन सैलिनिटी, ओशियन करंट्स, ओशियन टाइड्स, मरीन रिसोर्स, मेरीटाइम लॉ। और फिर उसके बाद स्टार्ट होगा इंडियन ज्योग्राफी। इंडियन ज्योग्राफी के अंदर कौन कौन से आते हैं सब टॉपिक। जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया, हमारे इंडिया का इंट्रोडक्शन, फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया, ड्रेनेज ऑफ इंडिया, क्लाइमेट एंड सीजन ऑफ इंडिया, वेजिटेशन ऑफ इंडिया, नेशनल पार्क, सोइल ऑफ इंडिया, ICAR, एग्रीकल्चर ऑफ इंडिया। फिर हम जानेंगे एग्रीकल्चर के बारे में कि हमारे इंडिया में कौन कौन सी एग्रीकल्चर कहाँ कहाँ पर होती है। उसके बाद हम जानेंगे मिनरल्स, खनिज पदार्थ, कौन से स्टेट से कौन सा खनिज पदार्थ सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस होता है। उसके बाद इंडस्ट्री के बारे में जानेंगे। उसके बाद ट्रांसपोर्ट और
लास्ट में हम जानेंगे पॉपुलेशन। ये सब होता है इंडियन ज्योग्राफी के अंदर आता है। अब हम बात करेंगे वर्ल्ड ज्योग्राफी। तो वर्ल्ड ज्योग्राफी के अंदर हमारे 7 कंटिनेंट हैं और उन्हीं की स्टडी वर्ल्ड ज्योग्राफी के अंदर आती है। तो उसमें हम देखेंगे तो फर्स्ट है एशिया, सेकंड है अफ्रीका, थर्ड है यूरोप, फोर्थ है नॉर्थ अमेरिका, फिफ्थ है साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया एंड अंटार्कटिका। और इसके अंदर और भी टॉपिक हैं जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जैसे रॉक्स कितने प्रकार की होती हैं, टाइप्स ऑफ रॉक, जियोमॉर्फिक प्रोसेस, अर्थक्वेक एंड वोल्केनो, एटमॉस्फेयर, इंसोलेशन, रेज, विंड्स, लोकल विंड्स भी, साइक्लोन, प्रेसिपिटेशन एंड ग्रासलैंड्स। इन सभी के बारे में हम जानेंगे डीप एंड डिटेल में। और टॉपिक हैं जैसे ओशियन करंट, फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया, रिवर्स, नेशनल पार्क, पॉपुलेशन, ट्रांसपोर्ट, सॉइल ऑफ इंडिया, मिनरल्स, इंडस्ट्री, पोर्ट एंड रेलवेज हेडक्वार्टर। ये सभी टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सो स्टार्ट करते हैं। यहाँ से हमारी ज्योग्राफी स्टार्ट होती है यूनिवर्स से। यूनिवर्स, इट इज़ टोटली ऑफ एवरीथिंग, इट कंप्राइजेस ऑल एनर्जी, फिजिकल मैटर एंड टाइम। तो इसका मतलब है टोटली ऑफ एवरीथिंग। एक छोटे से एटम से लेकर लार्जेस्ट गैलेक्सी से बना हुआ है हमारा ब्रह्मांड पूरा। फ्रॉम एन स्मॉलेस्ट एटम टू लार्जेस्ट गैलेक्सी आर पार्ट ऑफ अवर यूनिवर्स। मतलब एक छोटे से एटम से लेकर बड़ी बड़ी गैलेक्सी से मिलकर हमारा यूनिवर्स बनकर तैयार हुआ है। तो द डिस्टेंस इन यूनिवर्स इज़ मेजर्ड बाय लाइट ईयर, जो कि एनडीए 2021 में पूछा गया है कि जो यूनिवर्स की डिस्टेंस मेज़र होती है उसकी इकाई क्या है। तो उसकी इकाई है लाइट ईयर, जो कि एक PYQ क्वेश्चन है एनडीए का। उसके बाद यूनिवर्स, हमारा जो यूनिवर्स बना है वह बहुत सारे ज्योग्राफर की थ्योरी और उनके हाइपोथेसिस से बना है। तो कंसेप्ट ऑफ रिवॉल्यूशन, जो रिवॉल्यूशन का कंसेप्ट है वो 2 साइंटिस्ट ने दिया है। जियोसेंट्रिक, जो कि टॉलमी ने दिया है, और कोपरनिकस ने दिया है हेलियोसेंट्रिक। इसको आगे और जानते हैं डीप एंड डिटेल। तो ओरिजिन ऑफ द अर्थ, ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स ऑन द बेसिस ऑफ हेवेनली बॉडीज। तो इसमें हम जानेंगे कि हेवेनली बॉडीज का जो ओरिजिन है वो किस आधार पर हुआ है। तो मोनिस्टिक यानी कि सिंगल बॉडी, ड्यूअलिस्टिक यानी कि 2 बॉडी। उसके बाद आता है गैसियस हाइपोथेसिस, जो कि इमैनुअल कांट नाम के साइंटिस्ट ने थ्योरी दी थी। उनका कहना था कि एक कोल्ड क्लाउड था, वह फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण 9 प्लैनेट बने और सभी अलग अलग हो गए। उसके बाद आती है नेबुलर हाइपोथेसिस, जो कि लेप्लेस नाम के साइंटिस्ट ने दी थी। उनका कहना था कि एक नेबुला था, उसमें हॉट पार्टिकल था, हाइड्रोजन एंड हीलियम था, और उसका रोटेशन हुआ और 1 रिंग बनी, देन 9 प्लैनेट्स बने। उसके बाद आती है प्लांटेसिमल हाइपोथेसिस, जो कि मोल्टन एंड चेम्बरलिन नाम के 2 साइंटिस्ट ने दी थी। उनका कहना था कि यह जो कॉन्सेप्ट है वह ड्यूअलिस्टिक कॉन्सेप्ट पर
बेस्ड है। उनका कहना था कि प्रोटोसन और प्लांटेसिमल हाइपोथेसिस से इंट्रोड्यूस हुआ स्टार। इसके बाद आती है सबसे राइट एंड एग्जैक्ट थ्योरी, जिसे हम यूनिवर्स का ओरिजिन मानते हैं। उसे कहते हैं बिग बैंग थ्योरी, जो कि जॉर्ज लेमेत्रे नाम के साइंटिस्ट के द्वारा दी गई है। टाइनी बॉल एक्सप्लोड 13.6 बिलियन ईयर एगो, मतलब एक टाइनी बॉल एक्सप्लोड हुई थी, उसी से हम ब्रह्मांड की उत्पत्ति या ओरिजिन मानते हैं। द एक्सपेंशन रिमेन्स कंटिन्यू टिल डेट। फर्स्ट एटम वाज फॉर्म्ड विद इन 3 मिनट। जो पहला एटम है वह 3 मिनट में बनकर तैयार हो गया था। विद इन 3 लाख ईयर फ्रॉम द बिग बैंग टेम्परेचर ड्रॉप्ड टू 4500 केल्विन एंड गेव राइज टू एटॉमिक मैटर। और उसका टेम्परेचर था 4500 केल्विन। कंडेंसेशन टुक प्लेस, स्टार्स एंड प्लैनेट्स आर फॉर्म्ड। और उसी से ही स्टार्स और प्लैनेट बनकर तैयार हुए। और इसी के साथ एक और साइंटिस्ट थे, एडविन हबल। उन्होंने रेडशिफ्ट के बारे में बताया था। रेडशिफ्ट यानी कि हमारा जो ओरिजिन हुआ था सोलर सिस्टम का, यूनिवर्स का, वो आज भी आगे बढ़ रहा है। उसी को हम रेडशिफ्ट के नाम से जानते हैं। और वह जो फैक्ट है वह एडविन हबल नाम के साइंटिस्ट ने दिया था। अब हम देखेंगे कुछ फैक्ट्स के बारे में। जैसे वर्ल्ड हाईएस्ट पॉइंट माउंट एवरेस्ट है, जिसे कि हिमालय रेंज में आता है, और उसे नेपाल में सागरमठ कहते हैं। उसके बाद सेकेंड है वर्ल्ड डीपेस्ट पॉइंट मरियाना ट्रेंच, जो कि पैसिफिक ओशियन में है। उसके बाद लॉन्गेस्ट रिवर नाइल रिवर, ब्लू और वाइट नाइल से मिलकर बनती है नाइल रिवर, और वह इजिप्ट में है। उसके बाद लार्जेस्ट डेल्टा गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा है, जो कि बे ऑफ बंगाल में डिस्चार्ज होता है, बनता है। उसके बाद लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज माउंटेन एंडीज है, जो कि साउथ अमेरिका में अकानकागुआ में आता है। उसके बाद हाईएस्ट रेनफॉल चेरापूंजी मौसिनराम, लार्जेस्ट कंट्री रसिया। और जो ये हाईएस्ट रेनफॉल चेरापूंजी मौसिनराम है, ये इंडिया के मेघालय स्टेट में है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। द यूनिवर्स के बारे में हम जाने तो यूनिवर्स ऑल द एग्जिस्टिंग मैटर एंड स्पेस इंक्लूडिंग स्टार प्लैनेट्स गैलेक्सीज etc टर्म्ड अस यूनिवर्स। स्टार्स और प्लैनेट एंड गैलेक्सी सभी से मिलकर यूनिवर्स बना है। और द वर्ड यूनिवर्स इज ड्राइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड यूनिवर्सम, which was used by the Romans to describe the globe of cosmos। तो जो यूनिवर्स है यह लैटिन वर्ड यूनिवर्सम से लिया गया है। द यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ एवरीथिंग दैट एग्जिस्ट गैलेक्टिक मेगा क्लस्टर और सब एटॉमिक पार्टिकल। और जो हमारा यूनिवर्स है वह मेगा क्लस्टर और सब एटॉमिक पार्टिकल से बना हुआ है। हमारा सोलर सिस्टम और यूनिवर्स इस प्रकार है जैसा कि डायग्राम में दिखाया गया है, और इसमें बहुत सारी गैलेक्सीज हैं। आप देख सकते हैं डायग्राम में कैसा दिखाया गया है। उसके बाद हम देखेंगे गैलेक्सी। अ गैलेक्सी इज मेड अप ऑफ मिलियंस और बिलियंस ऑफ स्टार एंड प्लैनेट हेल्ड टुगेदर बाय ग्रेविटी। जो गैलेक्सी होती है वह मिलियंस और बिलियंस
ऑफ स्टार से बनी हुई होती है। वन ऑफ दिस गैलेक्सी इज़ आवर मिल्की वे। जो हमारी गैलेक्सी है उसका नाम है मिल्की वे, और उसका अगर शेप एग्ज़ाम में पूछा जाए तो उसका शेप है स्पाइरल शेप। दिस गैलेक्सी कंटेन्स द प्लैनेट अर्थ, और यह अर्थ प्लैनेट के तहत ही आती है। इट इज़ नोन एज द मिल्की वे बिकॉज इट रिजेंबल्स अ रिवर ऑफ मिल्की लाइट फ्लोइंग फ्रॉम वन कॉर्नर ऑफ द स्काई टू अनदर। इट टेक्स द फॉर्म ऑफ अ स्पाइरल, यह स्पाइरल शेप में है। एंड्रोमेडा इज़ द क्लोजेस्ट गैलेक्सी ऑफ आवर ओन, यानी कि एंड्रोमेडा भी हमारी नज़दीकी गैलेक्सी है, उसका नाम एंड्रोमेडा है। एंड्रोमेडा इज़ ए स्पाइरल गैलेक्सी, और जो हमारी एंड्रोमेडा गैलेक्सी है उसका शेप भी हमारी मिल्की वे के समान ही स्पाइरल शेप में है। और आप देख सकते हैं जैसा कि डायग्राम में दिखाया गया है कि गैलेक्टिक रिवॉल्यूशन किस प्रकार होता है, आप देख सकते हैं। उसके बाद द सोलर सिस्टम, जो सोलर सिस्टम होता है, द सोलर सिस्टम इज इनॉर्मस विथ अ डायमीटर ऑफ एट लीस्ट 100 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। आवर सोलर सिस्टम इज थॉट टू बी 4.6 बिलियन ईयर ओल्ड। और जो हमारा सोलर सिस्टम है उसके हम डायमीटर की बात करें तो एटलीस्ट 100 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, जो कि बहुत ही लार्जेस्ट यूनिट है, और 4.6 बिलियन ईयर ओल्ड, यानी कि 4.6 बिलियन ईयर पुराना हम हमारे सोलर सिस्टम को मान सकते हैं। द 9 नॉन प्लैनेट एंड देयर मून्स as well as smaller object orbiting the sun known as comet, asteroid and meteoroid make up the solar system's largest and most important component। तो इसमें हमें बताया गया है कि जो 9 प्लैनेट और एक मून और बहुत सारे कोमेट्स, एस्ट्रॉयड एंड मेटेरॉयड हैं, जिनको हम आगे जानेंगे डीप एंड डिटेल में कि कोमेट्स क्या होते हैं, एस्टेरॉयड क्या होते हैं एंड मीटेरॉयड क्या होते हैं। अब इसमें हम देखेंगे कि 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होती है। तो सन से लेकर अर्थ तक जो एवरेज डिस्टेंस होती है उसे हम 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहते हैं। उसके बाद द सोलर सिस्टम, सोलर सिस्टम आप देख सकते हैं डायग्राम में दिखाया गया है कि जो हमारा सन है वह सेंटर में है और उसके आसपास सारे ग्रह हैं। पूरे 9 प्लैनेट सन के आसपास घूमते हैं। अब हम जानेंगे कुछ सन के बारे में कि सन, हमारा सन कैसा है। तो एटमॉस्फेयर ऑफ सन इज टर्म्ड एज क्रोमोस्फियर। जो हमारा सन का एटमॉस्फेयर होता है उसे हम क्रोमोस्फियर के नाम से जानते हैं। और सरफेस ऑफ सन टर्म्ड एज फोटोस्फियर। और जो सरफेस होता है सन का उसे हम फोटोस्फियर के नाम से जानते हैं। सन आउटरमोस्ट लिमिट ऑफ सन एटमॉस्फेयर इज कोरोना। और जो सन की आउटरमोस्ट लेयर होती है उसे हम कोरोना के नाम से जानते हैं। और सन के अंदर बेसिकली 2 प्रकार की गैस रहती है, हाइड्रोजन एंड हीलियम। उसके बाद प्लैनेट्स, प्लैनेट्स मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स आर रॉकी प्लैनेट that are largely formed of solid rock and metal। तो जो प्लैनेट्स हैं उनको भी 2 भागों में बांटा गया है। पहले जो
4 प्लानेट हैं मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स, वह रॉकी प्लानेट हैं, और बाद वाले जो 4 प्लानेट हैं वह गैसियस प्लानेट हैं। और जो पहले वाले 4 हैं उन्हें हम डेंस प्लानेट भी कह सकते हैं, और टेरेस्ट्रियल प्लानेट एंड इनर प्लानेट और स्मॉलर प्लानेट, इतने नामों से हम पहले 4 प्लानेट को जानते हैं। और बाद वाले भी 4 प्लानेट हैं, जैसे जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून आर गैस जाइंट that are largely made up of gases like हाइड्रोजन, हीलियम एंड मीथेन। और इन्हें हम जोवियन प्लानेट, आउटर प्लानेट, लार्जर इन साइज और लेस डेंस के नाम से जानते हैं। उसके बाद आता है हमारा पहला ग्रह, जिसे हम कहते हैं मर्क्यूरी इज द स्मॉलेस्ट planet in our solar system, only slightly larger than Earth's moon. It is closest planet to the sun. Mercury thin atmosphere or exosphere is composed mostly of oxygen, O2, sodium, Na। तो इसमें हम जानेंगे मर्क्यूरी के बारे में। मर्क्यूरी इज़ द स्मॉलेस्ट प्लानेट। मर्क्यूरी हमारा सबसे छोटा प्लानेट है, जो कि स्लाइटली लार्जर देन अर्थ्स मून, जो कि हमारे जो अर्थ का, पृथ्वी का चंद्रमा है उससे स्लाइटली लार्जर है, यानी कि थोड़ा सा ही बड़ा है। इट इज़ द क्लोजेस्ट प्लानेट टू द सन, और यह सन से सबसे नज़दीकी ग्रह है। मर्क्यूरी थिन एटमॉस्फेयर, मर्क्यूरी का जो एटमॉस्फेयर है वह बहुत ही पतला है, और एक्सोस्फीयर इज कंपोज्ड मोस्टली ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि ऑक्सीजन गैस और सोडियम गैस, दोनों गैस को यह कंपोज्ड करता है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं वीनस। वीनस के बारे में हम जानेंगे। वीनस इज ओनली अ लिटिल स्मॉलर देन द अर्थ। वीनस जो ग्रह है वह थोड़ा सा ही छोटा है अर्थ से। वीनस इज द सेकेंड क्लोजेस्ट प्लानेट टू द सन, और सन से दूसरा नज़दीकी ग्रह वीनस है। वीनस थिक एंड टॉक्सिक एटमॉस्फेयर इज मेड अप ऑफ मोस्टली ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। इट इज़ कंसिडर्ड एज द ब्राइटेस्ट प्लानेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम, और यह हमारे सोलर सिस्टम का सबसे चमकीला ग्रह भी माना जाता है। उसके बाद आता है थर्ड प्लैनेट, जो कि हमारा अर्थ है। तो अर्थ इज़ द थर्ड प्लैनेट फ्रॉम द सन एट अ डिस्टेंस ऑफ अबाउट 150 मिलियन किलोमीटर, 93 मिलियन माइल्स, दैट्स 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट AU। A day on Earth is 24 hours, the time it takes the Earth to rotate or spin once. Earth's atmosphere is 78% nitrogen, N2 21% oxygen, and 1% other ingredients. The perfect balance for living being to breathe and live. Many planets in our solar system have atmosphere, but only Earth is breathable। इसका मतलब है कि जो हमारा अर्थ है वह हमारा तीसरा प्लानेट है, और उसकी जो सन से डिस्टेंस है वह 150 मिलियन किलोमीटर है, जो कि 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के बराबर है। और हमारी जो अर्थ का रोटेशन पीरियड है वह है 24 आवर। और अर्थ पर सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली गैस है नाइट्रोजन, जो कि 78% है। देन सेकेंड नंबर पर है 21% ऑक्सीजन, एंड 1% अदर है। और ऑक्सीजन के होने के कारण ही हम ठीक से ब्रीथिंग कर सकते हैं। अर्थ हैज़
वन मून अनदर नेम फॉर अ मून इज अ नेचुरल सैटेलाइट। और अर्थ का सिर्फ एक ही मून है जिसे हम नेचुरल सैटेलाइट के नाम से जानते हैं। इसमें हम यह भी एक प्रकार का फैक्ट है कि जैसे सन से दो डिस्टेंस रहती है। एक सन जब अर्थ के पास होता है उसे हम पेरिहेलियन के नाम से जानते हैं, और जब सन अर्थ के दूर रहता है उसे हम एफेलियन के नाम से जानते हैं। पास यानी कि पेरिहेलियन, दूर यानी कि एफेलियन। ऐसा ही मून के साथ भी होता है, यानी कि चंद्रमा के साथ। जब मून और अर्थ पास रहते हैं तो पेरिजी होता है, और दूर होता है तब एपोजी। पास यानी कि पेरोजी, और दूर यानी कि एपोजी। अब हम जानेंगे मून के बारे में। द मून इज अर्थ नेचुरल सैटेलाइट एंड ऑर्बिट द अर्थ, पेरिजी एंड एपोजी, जिनको हमने डिटेल में जान ही लिया है, पेरिजी और एपोजी को। तो जो अर्थ है वह हमारा नेचुरल सैटेलाइट है अर्थ का। और आप देख सकते हैं डायग्राम में अर्थ की जो हमारा मून है वह किस प्रकार है। अब हम जानेंगे सोलर इक्लिप्स यानी कि सूर्य ग्रहण के बारे में। तो सूर्य ग्रहण किस प्रकार लगता है सन, मून एंड अर्थ। जब सन और अर्थ के बीच में मून यानी कि चंद्रमा आ जाता है तब सूर्य ग्रहण लगता है। उसके बाद लूनर इक्लिप्स यानी कि चंद्र ग्रहण। चंद्र ग्रहण किस प्रकार लगता है यह अब हम जानेंगे। तो सन, अर्थ और मून, जब सन और मून के बीच में अर्थ आ जाए तो उसे हम चंद्र ग्रहण के नाम से जानते हैं। उसके बाद आता है मार्स। मार्स इज द फोर्थ प्लैनेट फ्रॉम द सन। मार्स हैज टू मून नेम फोबोस एंड डीमोस। माउंट ओलिम्पस इज द हाईएस्ट पीक ऑफ आवर सोलर सिस्टम Fe। तो जो हमारा मार्स है वह चौथे नंबर का सबसे नज़दीकी ग्रह है सन से, और इस पर दो सैटेलाइट और यानी कि दो मून्स हैं जिन्हें हम फोबोस एंड डीमोस के नाम से जानते हैं। और माउंट ओलिम्पस इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ आवर सोलर सिस्टम। और हमारे सोलर सिस्टम की जो हाईएस्ट पीक है वह है माउंट ओलिम्पस। और यह ग्रह लाल रहता है बिकॉज ऑफ Fe की वजह से, यानी कि आयरन की वजह से इसका रंग लाल रहता है। उसके बाद आता है जुपिटर। जुपिटर इज द फिफ्थ प्लैनेट फ्रॉम द सन। सन से पांचवा ग्रह है जुपिटर, और जोवियन प्लैनेट की कैटेगरी का फर्स्ट प्लैनेट है। लार्जेस्ट प्लैनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम, हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा ग्रह है। वन डे ऑन जुपिटर टेक्स अबाउट 10 आवर्स। और जुपिटर पर एक दिन 10 घंटे का होता है। इट इज़ अ टोटल 67 मून्स। इस पर टोटल 67 मून्स हैं। लार्जेस्ट नेचुरल सैटेलाइट ऑफ आवर सोलर सिस्टम गैनीमेड इज ऑफ जुपिटर। और हमारे सोलर सिस्टम की सबसे बड़ी सैटेलाइट जो कि जुपिटर पर उपस्थित है उसका नाम है गैनीमेड। इसके बाद आता है सेटन। सेटन इज द सिक्स्थ प्लैनेट फ्रॉम द सन एट अ डिस्टेंस। सेटन हैज 53 known moons. Saturn has the most spectacular ring system. सेटन एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर रिंग है जो कि डस्ट पार्टिकल एंड एयर की वजह से बनी हुई है। और सेटन पर 53 मून्स प्रेजेंट हैं। और सेटन इज़ द सिक्स्थ प्लैनेट
फ्रॉम द सन। सन से छठवां ग्रह है सैटर्न। इसके बाद हम देखेंगे यूरेनस। यूरेनस इज द 7th प्लैनेट फ्रॉम द सन। हमारे सन से 7वां ग्रह है यूरेनस। यूरेनस इज एन आइस जाइंट। यूरेनस एक आइस जाइंट है जो कि सबसे ठंडा ग्रह है। उसके बाद आता है सबसे लास्ट ग्रह जिसका नाम है नेपच्यून। नेपच्यून इज द 8th एंड फारदेस्ट प्लैनेट फ्रॉम द सन एट द डिस्टेंस ऑफ अबाउट 4.5 बिलियन किलोमीटर। तो नेपच्यून हमारे सौर मंडल का यानी कि सोलर सिस्टम का 8वां और सबसे दूर ग्रह है, जिसकी डिस्टेंस हम देखें तो 4.5 बिलियन किलोमीटर है और वह इस प्रकार दिखाया जाता है जैसा कि डायग्राम में दिखाया गया है। उसके बाद कुछ लोग कहेंगे कि प्लैनेट तो 9 थे और आपने 8 ही बताएं। तो एक प्लैनेट था प्लूटो, जिसे IAU ने ड्वार्फ प्लैनेट की कैटेगरी में रख दिया है, क्योंकि वह नेपच्यून का पाथ काटता था। इसलिए इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने उसे ड्वार्फ प्लैनेट की कैटेगरी में रख दिया गया है। अब हमने जितना पढ़ा है उसका एक बार शॉर्ट रिवीजन कर लेते हैं। जैसे कि इधर है सन, उसके बाद मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ और मार्स, और उसके बाद ये जो लाइन है इसे हम कहेंगे एस्ट्रॉयड बेल्ट, और फिर स्टार्ट होगा जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून, और उसके बाद प्लूटो। देन प्लूटो के बाद भी एक बेल्ट रहता है, जैसे यहाँ पर था एस्ट्रॉयड बेल्ट, ऐसे ही लास्ट में रहेगा क्वीपर बेल्ट। उसके बाद हम देखेंगे एस्ट्रॉयड। एस्ट्रॉयड क्या होते हैं, उन्हें हम प्लैनेटॉइड के नाम से भी जानते हैं। एस्ट्रॉयड आर माइनर प्लैनेट, स्पेशली दोस ऑफ द इनर सोलर सिस्टम। एस्ट्रॉयड ऑर्बिट आवर सन in the region of space between the orbits of Mars and Jupiter known as asteroid belt. Asteroids are solid, rocky and irregular bodies. इसमें बताया गया है कि जो एस्टेरॉयड है वो माइनर प्लैनेट है, यानी कि जो छोटे प्लैनेट है और इनर सोलर सिस्टम के इनर हैं, उन्हें हम एस्टेरॉयड के नाम से जानते हैं। और वह सॉलिड होते हैं, रॉकी होते हैं और इरेगुलर बॉडीज़ होते हैं। और आप देख सकते हैं डायग्राम में इस प्रकार के एस्टेरॉयड होते हैं, जिन्हें हम हिंदी में उल्कापिंड के नाम से जानते हैं। अब हम देखेंगे ऑल सेलेस्टियल बॉडीज़। इसमें 3 प्रकार के होते हैं, मीटियोरॉइड्स, मीटियोराइट और मीटियोर्स, है ना। तो इनको हम तीनों को डिटेल में देखते हैं। जो मीटियोरॉइड होते हैं वह आर ऑब्जेक्ट इन स्पेस दैट रेंज इन साइज फ्रॉम डस्ट ग्रेन एंड स्मॉल एस्टेरॉयड, थिंक ऑफ देम एज स्मॉल रॉक्स। जो स्मॉल रॉक्स होते हैं और स्पेस में होते हैं उन्हें हम मीटियोरॉइड्स के नाम से जानते हैं। व्हेन मीटियोरॉइड्स इंटर अर्थ's surface atmosphere or that of another planet like Mars and high speed to burn up, the fireballs or shooting stars are called meteors. When a meteoroid survives a trip through the atmosphere and hits the ground, it's called meteorite. इसमें हम एक बार और देखते हैं, जो मीटियोरॉइड जो कि सोलर सिस्टम में रहते हैं उन्हें हम मीटियोरॉइड के नाम से जानते हैं, और जो सोलर सिस्टम से एटमॉस्फेयर में आते हैं और बर्न अप जलने लगते हैं
और शूटिंग स्टार्स होते हैं और फायर बॉल्स की तरह होते हैं, उन्हें हम मीटियोर्स कहते हैं। और जैसे ही वह ग्राउंड से, एटमॉस्फेयर से ग्राउंड पर आते हैं, उन्हें हम मीटियोराइट के नाम से जानते हैं। ऑल सेलेस्टियल बॉडीज, और हम जो मीटियोर्स रहते हैं वह जैसे ही एटमॉस्फेयर में आते हैं और हम उन्हें देखकर विश मांगने लग जाते हैं, जो कि एक तरह की बेवकूफ़ी है। यह कुछ सच नहीं होता है। लोग बोलते हैं कि तारा टूटता है तो हम हमारी विश मांग लेते हैं। ऐसी ही विश इन्होंने मांगी थी अजब प्रेम की गजब कहानी में, और इनकी विश पूरी नहीं हुई थी। अब इसी से रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। हु प्रोपाउंडेड द बिग बैंग थ्योरी? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताएं कि जो बिग बैंग थ्योरी है वह प्रोपाउंडेड कौन से साइंटिस्ट ने की थी। उसके बाद आएगा सेकेंड क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट लाइट ईयर, जो कि 2021 के पेपर 1 में आया था। तो इसका राइट आंसर है लाइट ईयर इज़ द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ वेरी लार्ज डिस्टेंस। जो लाइट ईयर है वह वेरी लार्ज डिस्टेंस है। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, ओनली 1। उसके बाद शेप ऑफ अर्थ इज, यह पूछा गया था 2022 में। शेप ऑफ अर्थ इज, जो अर्थ का शेप है वह किस प्रकार का है? तो अर्थ का शेप है वह जियोइड है। उसके बाद लेटीट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, लेटीट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड हम देखेंगे। तो जो लेटीट्यूड यानी कि लेटी हुई लाइन, जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उन्हें हम लेटीट्यूड कहेंगे, और जो वर्टिकल लाइन है उन्हें हम लॉन्गिट्यूड कहेंगे। लेटीट्यूड में सबसे बड़ी लाइन है उसे हम इक्वेटर कहेंगे, और लॉन्गिट्यूड में सबसे बड़ी लाइन है उसे हम प्राइम मेरिडियन कहेंगे। अब हम देखते हैं लेटीट्यूड। इट कैन बी डिफाइंड as the angular distance measured from the center of the earth to any point on the earth surface. There are total 181 latitude. Largest latitude on the earth is equator. Latitude specify climate of any particular space. इसमें बताया गया है कि जो लेटीट्यूड है वह एंगुलर डिस्टेंस है जो कि हम सेंटर से मेज़र करते हैं, और टोटल 181 लेटीट्यूड है, और उसमें से सबसे बड़ी लेटीट्यूड का नाम है इक्वेटर। तो इसमें इक्वेटर से ऊपर जून में समर सोलेस्टाइज रहता है। जब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो समर सोलेस्टाइज जो कि जून में होता है, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर जब सूर्य की किरणें पड़ती है उसे हम विंटर सोलेस्टाइज जो कि दिसंबर में होता है। अब हम इसमें लेटीट्यूड देखेंगे। सबसे बड़ी जो लेटीट्यूड है वह 0 डिग्री इक्वेटर है। उसके बाद 23.5 डिग्री नॉर्थ में हम देखें तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, और 23.5 डिग्री इन साउथ देखेंगे हम तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, जैसा कि डायग्राम में दिखाया गया है। और 66.5 डिग्री नॉर्थ देखें हम तो आर्कटिक सर्कल है, और 60.6 डिग्री साउथ देखेंगे तो वह है अंटार्कटिक सर्कल, और 90 डिग्री नॉर्थ देखेंगे हम तो नॉर्थ पोल, एंड 90 डिग्री साउथ देखेंगे तो साउथ पोल। और इन्हीं को जोन वाइज भी बांटा गया है, जैसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक जो जिस जोन में बांटा है उसका नाम है
टॉरिड जोन, उसके बाद आर्कटिक सर्कल और अंटार्कटिक सर्कल तक जिसमें बांटा है उसे टेम्परेट जोन के नाम से बांटा गया है, और जो नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल है उन्हें फ्रिजिड जोन के नाम से बांटा गया है। और जो लेटीट्यूड रहती है वह क्लाइमेट बताती है। उसके बाद हमने देखा है कि किस कौन सी लेटीट्यूड को क्या नाम दिया गया है, और उसी को आप एक बार डीप एंड डिटेल में इस डायग्राम में देख सकते हैं, और एक बार इसी डायग्राम को अपनी कॉपी पर बना लें ताकि ये सब आपको आसानी से याद हो जाए। एक बार और हम भी देख लेते हैं कि 0 डिग्री इक्वेटर होता है और उसे टॉरिड जोन में रखा गया है। उसके बाद 23.5 डिग्री उसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहा जाता है, और 23.5 डिग्री साउथ को ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहा जाता है। उसके बाद 66.5 डिग्री नॉर्थ को आर्कटिक सर्कल कहा जाता है, और 66.5 डिग्री साउथ को अंटार्कटिक सर्कल कहा जाता है। उसके बाद 90 डिग्री नॉर्थ और 90 डिग्री साउथ को फ्रिजिड जोन में बांटा गया है। तो ऊपर 90 लेटीट्यूड इन नॉर्थ, 90 लेटीट्यूड इन साउथ एंड 1 लेटीट्यूड इन 0 डिग्री, टोटल 181 लेटीट्यूड। उसके बाद हम देखेंगे, ये जो टॉपिक है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और इसमें आप 3 लाइनें खींच लें और उसमें लिखें कि कौन कौन सी कंट्री है। तो इसमें हम देखेंगे ऑल द कंट्रीज दैट लाई अलोंग द इक्वेटर, इक्वेटर पर आने वाली कौन कौन सी कंट्रीज हैं। तो इसमें आप 3 लाइनें खींच लें, एक में लिखें साउथ अफ्रीका, एक में अफ्रीका और एशिया। साउथ अमेरिका, अफ्रीका और एशिया। तो साउथ अमेरिका में हम बात करें तो 3 कंट्री आती हैं, कोलंबिया, इक्वाडोर एंड ब्राज़ील। इनको आप कॉपी में नोट्स कर लें और याद भी कर लें, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत बार एग्ज़ाम में पूछी गई हैं। उसके बाद अफ्रीकन कंट्री में रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, साओ टोम प्रिंसिपल, गेबन, युगांडा, सोमालिया, केनिया और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। फिर थर्ड बॉक्स है आपका एशिया। एशिया में आती है मालदीव्स, इंडोनेशिया और किरिबती। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कौन कौन से कंट्री से पास होती है। तो नॉर्थ अमेरिका लिखेंगे एक में लिखेंगे अफ्रीका और एक में लिखेंगे एशिया। तो नॉर्थ अमेरिका में मेक्सिको एंड बहामास 2 ऐसी कंट्री है जिनसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है, और अफ्रीका में वेस्टर्न सहारा, अल्जीरिया, लीबिया, इजिप्ट, यूएई, मॉरिटानिया, माली, नाइजर, सऊदी अरेबिया। और एशिया में ओमान, इंडिया, बांग्लादेश, चाइना, म्यांमार एंड ताइवान। उसके बाद हम देखेंगे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कौन कौन सी कंट्री से पास होता है। तो नॉर्थ अमेरिका से पराग्वे, चिली, अर्जेंटीना 3 ऐसी कंट्री है जहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पास होती है। उसके बाद अफ्रीका में है ब्राज़ील, नामीबिया, साउथ अफ्रीका, बोस्टवाना, मेडागास्कर, मोज़ाम्बिक। उसके बाद एशिया में
एक ही कंट्री है, एशिया में नहीं है एक भी, ऑस्ट्रेलिया में है, सिर्फ ऑस्ट्रेलिया। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार काटने वाली नदी का नाम है माही रिवर। और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 2 बार कौन सी नदी को काटती है, उसका नाम है लिम्पोपो रिवर। और 0 डिग्री इक्वेटर भी 2 बार कट करने वाली नदी का नाम है कोंगा जायर। उसके बाद देखेंगे हमारी कंट्री इंडिया। तो इंडिया में कौन कौन से स्टेट से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होती है। तो इंडिया की 8 ऐसी स्टेट हैं जहां से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। हमारा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है जो कि मिर्ज़ापुर से निकला है, वह है 82.5, जो कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम से 5.30 GMT दूर है। उसके बाद हम देखेंगे लॉन्गिट्यूड। लॉन्गिट्यूड जो कि it can be defined as the angular distance of a place east to west prime meridian. There are total 360 longitude. All longitude are equal. Longitude specify time of any particular place. The distance between two latitude is 111 kilometer near equator and decrease toward pole. जो लॉन्गिट्यूड है वह एंगुलर डिस्टेंस है और प्राइम मेरिडियन के ईस्ट और वेस्ट में है। और ऑल लॉन्गिट्यूड आर इक्वल, जो सभी लॉन्गिट्यूड है वह इक्वल है। और वह स्पेसिफाइड टाइम को स्पेसिफाई करती है। और जो डिस्टेंस है लेटीट्यूड की इक्वेटर पर, उनके बीच का जो गैप है वह 111 किलोमीटर है और वह घटते घटते पोल पर कम हो जाता है। उनको इस प्रकार बांटा गया है, 179 इधर है, 179 इधर है और 0 डिग्री सामने और उसके जस्ट पीछे 180 डिग्री, टोटल 360 लॉन्गिट्यूड। अब 360 लॉन्गिट्यूड है और हमारी अर्थ वेस्ट टू ईस्ट घूमती है और टोटल 24 आवर्स हैं। तो 24 घंटे और 360 डिग्री, यानी कि 1 मिनट में 15 डिग्री घूमेगा 1 घंटे में। उसको हम मिनट में निकालेंगे तो जो 1 डिग्री हमारी अर्थ घूमती है वह 4 मिनट में 1 डिग्री घूमती है। अब ये है GMT यानी कि ग्रीनविच मेरिडियन टाइम, लॉन्गिट्यूडनल टाइम जोन्स और टाइम जोन्स में बटा हुआ है। तो हमारे इंडिया से जो टाइम जोन निकला है वह 82.5 डिग्री से निकला हुआ है। अब इसमें जितना हमने पढ़ा उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है जो कि एनडीए में पूछा गया है। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट पास थ्रू विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। इनमें से कौन सी स्टेट है जहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास नहीं होती है। तो हमने देखा था गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, ये सभी स्टेट थे और मणिपुर नहीं था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए मणिपुर।
उसके बाद विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज़ मैक्सिमम टाइम डिफरेंट फ्रॉम ग्रीनविच मीन टाइम GMT, यानी कि GMT से सबसे दूर मैक्सिमम टाइम, इनमें से सबसे दूर टाइम कौन सी कंट्री का है? तो इंडिया, नेपाल और श्रीलंका। तो इसका राइट आंसर है भूटान। भूटान का टाइम मैक्सिमम है, जो कि डायग्राम में आगे दिखाया भी गया है कि हमारे इंडिया का है यहाँ पर। उसके बाद उसके नीचे आता है श्रीलंका और इधर म्यांमार आ जाता है, और जो भूटान है वह सबसे दूर है, तो उसका टाइम जोन मैक्सिमम है। विच वन फॉर्म अमंग द फॉलोइंग प्लांट्स इज लार्जेस्ट इन साइज? प्लांट्स गलत लिख दिया है, प्लैनेट्स आएगा। तो विच वन अमंग द फॉलोइंग, इनमें से साइज में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो वीनस, मार्स, मर्क्यूरी और अर्थ, ये चारों टेरेस्ट्रियल प्लैनेट हैं, और टेरेस्ट्रियल प्लैनेट में सबसे बड़ा ग्रह हमारी पृथ्वी है, यानी कि अर्थ। सो ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। और इसी के साथ हम लास्ट स्लाइड तक पहुंच गए हैं। सो आज का हमने टारगेट कंप्लीट कर लिया है, और हम हमारी अंत स्लाइड तक पहुंच गए हैं, जो कि जय हिंद की स्लाइड है। सो अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। आप हमारे चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें, और कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।